हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्टोर रूम है, पाया गया और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है। कुछ पागलपन की दवाई लेकर के आई थी नींद की, जो इन पगलों को देने से इनको नींद आ जाएगी। ये पागलपंती पे कहाँ उतर आए हैं भाई, ये क्या एलिगेशन लगा रहे हैं। अभी तक तो हमने सुना था कि जब भी इलेक्शन की बात होती थी तो उसमें बीच में फंस जाती थी बेचारी हमारी ईवीएम। सही बात। ईवीएम के ऊपर सब लोग आरोप मत देते थे, लेकिन अब फिर से एक बार बंगाल में जब ये बात उठी है कि ईवीएम हैक की जा रही है तो टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी की तरफ से आपने देखा कि प्रियंका जो है वो एलिगेशन लगा रही हैं कि इन लोगों को पागलपंती सवार हो गई है, उन लोगों के लिए दवा लेकर के आए हैं, उन लोगों को नींद क्या नहीं आ रही है कि वहाँ पर हार होने वाली है टीएमसी की। तो इस सब के ऊपर अब बातचीत शुरू हो गई है। हालांकि अभी तक ऐसे कोई भी सबूत नहीं मिले हैं या फिर कोई भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं कहा गया है कि बंगाल में जो कुछ भी हुआ थर्सडे की रात में, लेकिन ये भी कोई बात निकल कर नहीं आएगी कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि किसी भी तरह का टेम्परिंग का मामला निकल के आया। लेकिन ये तरुण बार बार क्यों एलिगेशन लगते हैं कि ईवीएम को टेम्पर किया जा रहा है? वैसे तो इलेक्शन कमीशन ने जो भी कहा हो, पहली बार जेन्युइनली बंगाल में ईवीएम हैक हुआ है। एक फॉल्टी ईवीएम निकला और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये फॉल्टी ईवीएम निकला उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम है फॉल्टा में फॉल्टी ईवीएम। और हैक कैसे हुआ? बीजेपी का जो बटन था उसके ऊपर टेप चिपका दिया गया। तो जो अभी तक एलिगेशंस लगते थे कि ईवीएम हैक हुआ है और तरह तरह की सफाई दी जाती थी कि नहीं भाई ईवीएम को तो हैक किया ही नहीं जा सकता, फाइनली बंगाल में ये सबूत निकल के सामने आया कि भैया ईवीएम हैक किया जा सकता है। अंदर से सॉफ्टवेयर हार्डवेयर भले मत करप्ट हो, ऊपर से टेप चिपका के इसको हैक करना बहुत ही आसान काम है, बंगालियों ने कर दिखाया। देखिए ये सब बात होती है कि कितने प्रैक्टिकल लोग हैं कि अगर आपने ये समझा कि ईवीएम को किसी भी तरीके से हैक नहीं किया जा सकता है। कई बार तो इलेक्शन कमीशन ने एक्सपर्ट्स को बुलाया कि भैया इसको हैक करके दिखाओ, लेकिन वो हो नहीं पाई, क्योंकि या तो प्रोग्रामिंग जब हो रही होती है तब हो सकती है उसको हैक किया जा सकता है, या फिर उसमें जब चिप पड़ रही है तब हैक किया जा सकता है। ऐसा इलेक्शन कमीशन कहता आया है, रिपोर्ट्स कहती आई हैं। लेकिन जब ये इलेक्शन के बीच में है तो वहाँ पर हैक नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि उस टाइम पे कोई भी वाईफाई कनेक्शन नहीं होता है, वो सब ऑफलाइन कनेक्शंस होते हैं, मतलब एक तरह से इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तो आप डायरेक्टली कोई बाहर से आके हैक नहीं कर सकता, ऐसा इलेक्शन कमीशन कहता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आरोप नहीं लगे, जब भी कोई इलेक्शन होते हैं उसमें कोई पार्टी नहीं जीत पाती है तो वो फिर ईवीएम को बीच में लेकर आ जाती है। तो ये जो आपने बताई यहाँ पर बात कि बीजेपी के सिंबल के ऊपर उन्होंने स्टिकर लगा दे, डबल टेपिंग कर दी तो उससे ये हैक हो गई, तो उससे क्या असर पड़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि जो प्रियंका वाली हमने बाइट अभी सुनी शुरू में, वो कह रही हैं कि बीजेपी के बटन को इतना दबाया गया कि बेचारे बीजेपी के बटन घिस गए ईवीएम में, और जो टीएमसी वाले बटन थे वो बिल्कुल फ्रेश रखे हुए हैं, तो इसलिए दिमाग खराब हो रहा है टीएमसी के जो भी सपोर्टर्स हैं। मेरे को लगता है कि बीजेपी का जो बटन घिसा है उसी को हाईलाइट करने के लिए, देखिए भारत में लोकतंत्र बहुत मजबूत है, उस मजबूत लोकतंत्र में विपक्ष इस बात को अश्योर करता है कि जो दूसरी, मतलब एक पार्टी ये अश्योर करती है कि जो दूसरी पार्टी है उसका वोट मत मारा जाए। तो बीजेपी का बटन घिस गया था। अब जब वोटर गया वहां पे तो उसको समझ में ही नहीं आया कि बीजेपी को वोट देने के लिए कौन सा बटन दबाना है, तो बोला भैया ये घिसा हुआ बटन बीजेपी का है, इसके ऊपर टेप चिपका देते हैं। जैसे ही टेप चिपकेगा तो टेप चिपका हुआ बटन आप समझ लीजिएगा कि बीजेपी का है। और जो सोबान कह रहे थे कि इंडिया में ईवीएम हैक नहीं होता, ऐसा इलेक्शन कमीशन कहता आया है, उसको लेके मेरा 2 सेंट ये है कि इंडिया में ईवीएम 200% हैक होता है, हर इलेक्शन में हैक होता है, लेकिन उस पार्टी का हैक होता है, उस पार्टी के लिए हैक होता है जो हारती है। आज तक हिस्टोरिकली आप एक मीडिया रिपोर्ट नहीं दिखा पाएंगे जिसमें कोई जीती हुई पार्टी सामने आके कह रही हो कि भैया हमारा ईवीएम हैक हो गया था, इस वजह से हम जीत गए। तो ऐसा है नहीं कि इंडिया में ईवीएम हैक नहीं होता। अगर आप जीते हैं तो हैक नहीं होता, अगर हारे हैं तो फिर कहाँ जाएंगे। मतलब सबसे जो सस्ता, सबसे आसान, जिसके ऊपर ठीकरा फोड़ा जा सकता है, एक निरीह ऑब्जेक्ट, डेड ऑब्जेक्ट, मतलब सेमी डेड, वैसे तो उसमें जान नहीं है लेकिन
बिजली बिजली मार के जान लाता नहीं सुबह। हाँ, लेकिन अभी हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं ईवीएम के ऊपर? बंगाल में कुछ ऐसा हुआ है, इस वजह से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा एक रात को अचानक से जो अभी सीएम है बंगाल की ममता दीदी, वो पहुंच जाती हैं एक सेंटर पे, क्या कहते हैं उसे, जहाँ पर ईवीएम रखे जाते हैं, स्ट्रॉन्ग रूम में। तो स्ट्रॉन्ग रूम में सीसीटीवी लगे होते हैं, वहाँ पर फोर्सेज होती हैं मौजूद, लेकिन एक ऐसा एलिगेशन लगाया टीएमसी की तरफ से कि रात में वहाँ पे कुछ घपला हो रहा है, छेड़छाड़ की गई। फुटेज सामने आई, उसमें देखा कि कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ बैलेट बॉक्सेस वहां पे रखे हुए हैं और वहां पर कुछ लोग उसमें कुछ कर रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। तो ये हुआ क्या एक्चुअली वहां पर? ये सही में कुछ ऐसा हो रहा था कि कुछ वोटर की हेरी फेरी हो रही थी? यार ये कुछ इस तरीके से सोबान की इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग पोस्टल बैलेट और ईवीएम को अलग अलग करते हैं। ये एक प्रोसेस होता है और इसको लेके जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं था जिसको लेके टीएमसी को बवाल काटना चाहिए था एज पर इलेक्शन कमीशन। एक बहुत औसम चीज़ है बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस, और पॉलिटिकल वायलेंस में वो लोग एकदम माहिर होते हैं जिनकी वहाँ पर सरकार होती है। जब लेफ्ट की सरकार थी, दबा के पॉलिटिकल वायलेंस किया। टीएमसी वाले भी ज़बरदस्त पॉलिटिकल वायलेंस करते हैं। अगर कलकत्ता में ईवीएम से छेड़छाड़ या ऐसी कोई बात जिसमें एक रत्ती की भी सच्चाई होती तो अभी तक मतलब कलकत्ता को टीएमसी वालों ने अपने कपार पे उठा लिया होता। तो यहाँ पे कम से कम इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है उसको फेस वैल्यू पे ले लेंगे तो कोई बहुत तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्यों? शुभेंदु अधिकारी ने भी इसके बाद ट्वीट किया, क्योंकि रात में जो मसला चला पूरा पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर सीएम खुद पहुँच गए, एक स्ट्रांग रूम में बैठी हुई नजर आ रही हैं। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने एक ट्वीट किया, उसमें लिखा, जिस तरीके से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उन्होंने एक फोटो भी ट्वीट किया सीसीटीवी का, जिसमें कि उन्होंने अपना एक वकील भी बिठा रखा है जो कि सामने बिल्कुल बैठा हुआ है ममता दीदी के। तो वो भी नज़र बनाए हुए है वहाँ पर कि एक्चुअली क्या चल रहा है स्ट्रांग रूम में, और कैसे एक रूम के अंदर आप देख सकते हैं कि बीजेपी और जो टीएमसी है वो दोनों सामने बैठे हुए हैं और सुरक्षित रखे हुए हैं वहाँ पर जो भी वोट डाले गए हैं पश्चिम बंगाल की तरफ से। लेकिन अब जो उसके बाद हुआ क्या, क्योंकि जब इतना, सोचिए आप सीएम कहीं की पहुँच जाए आप स्ट्रांग रूम के अंदर कि भाई सही में वोट की हेरा फेरी हो रही है, तो जो उनके टीएमसी के कार्यकर्ता हैं जो चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें, तो उसमें टीएमसी की तरफ से शशि पांजा और कुणाल घोष ये लोग प्रोटेस्ट करने लगे रात ही में बैठ के कि भाई ये सब क्या हो रहा है, धांधली हो रही है। सोबान ने जो एक 24 कैरेट बात बोली कि खुद चीफ मिनिस्टर पहुंच जाती हैं बूथ, मतलब स्ट्रांग रूम के पास ही, कहीं हेरा फेरी तो नहीं हो रही। इससे जो कांग्रेस जैसी पार्टी है उसको थोड़ा सा लोग ऐसा कहते हैं कि सीखना चाहिए। आप कांग्रेस का वोट छोड़िए, उनके विधायक, उनके सांसद, उनकी सरकार चुरा लेंगे और तब भी उनके लोगों से बस पक्ष जानने जाना चाहेंगे, उनसे बात करनी कि भैया इस पर रिएक्ट कर दो कि तुम्हारे विधायक तोड़ लिया, सांसद तोड़ लिया, सरकार उड़ा दी। वो बोलेंगे कि भैया बाद में, हम लोगों को अभी मेरा टाइम हो गया बैडमिंटन खेलने का, अभी हमको जाना है गोल्फ खेलने। वर्क लाइफ बैलेंस भी तो इम्पोर्टेंट है। वर्क लाइफ बैलेंस, अब देखिए टीएमसी है एक तरफ, कहाँ तो चीफ मिनिस्टर, उनको अब इलेक्शन खत्म हो गया है, आधे से ज्यादा पोल्स कह रहे हैं कि टीएमसी की सरकार बनेगी, तब भी सीएम खुद पहुंच जा रही है स्ट्रांग रूम। सिमिलर सिचुएशन में कांग्रेस की कोई राज्य सरकार हो और उनके नेताओं को ऐसा सिचुएशन अगर फेस करना पड़े तो पता है उनको, अगर उनके कार्यकर्ता ढूंढ रहे हो तो, या पत्रकार उनसे बात करना चाहे तो कहते कि नहीं, अभी नहीं, अभी मेरा बैडमिंटन का टाइम हो गया, अभी मेरा टेनिस का टाइम हो गया। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए अभी क्योंकि माहौल पूरा आप देखिए तो इलेक्शन का है, क्योंकि अब 4 मई बिल्कुल सर के ऊपर है जब रिजल्ट आने वाले हैं। तो अभी मैं गुजर रहा था तो एक कान में आवाज़ नहीं पड़ती, ऐसे कोई बात कर रहा हो तो पड़ती है। तो एक एक्सपर्ट आए हुए थे, क्योंकि हम लोग न्यूज़ चैनल में काम करते हैं, तो एक एक्सपर्ट थे, बोलते हैं कि टीएमसी की सरकार बनने वाली है बंगाल में, 10-20 सीटों का वो रहेगा। सोचिए चलते फिरते आपको एक्सपर्ट्स की एडवाइस मिल जा रही है, सोच रहे हैं आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। लेकिन देखिए एक्सपर्ट एडवाइस की तो बात करेंगे, लेकिन जैसे आपने कांग्रेस की बात करी वैसे हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं कि जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ पश्चिम बंगाल में, तो फिर आम आदमी पार्टी जो भुक्त बोगी बताती रही है कि ईवीएम हैक हो जाता है, ईवीएम हैक हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि सौरभ भारद्वाज जो है एक अच्छे लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी लेके आ जाते हैं कि किस तरह से हैक किया जा सकता है। तो उन्होंने पूरा एक सैंपल वहाँ पर करके बताया था, पूरा एक वीडियो बनाया था। लेकिन अभी फिलहाल इस वाले मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे हैं उनके स्पोक्स पर्सन, वो भी सुनिए। ममता जी भी बिल्कुल सही कर रही हैं, ना भारतीय जनता पार्टी पे ना चुनाव आयोग पे रत्ती भर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, अपने मैंडेट की रक्षा खुद करनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी कहती है कि ईवीएम हैक हो सकता है। ये वो आम आदमी पार्टी है जिसको 2013 में दिल्ली में 27-28 सीटें मिली, लेकिन तब ईवीएम हैक नहीं हुआ।
15 में चुनाव होता है, 70 में से 67 सीटें मिलती हैं इनको, ईवीएम हैक नहीं हुआ। 2020 का चुनाव वापस से इनको आई थिंक 64 सीट्स मिली, बीजेपी को 6 सीटें मिली, तब भी ईवीएम हैक नहीं हुआ। पिछले चुनाव में 25 वाले में ये सरकार से बाहर चले गए। क्या हुआ सब? ईवीएम हैक हो गया। ईवीएम हैक हो गया। तो ये ईवीएम जो है बेचारी इतनी मासूम चीज़ है जो ना बोल सकती है, बस टी की आवाज़ आती है उसमें, पता नहीं उसमें से भी आती है कि वो किसी और यूनिट से आती है, चीख निकलती है उसकी। चीख निकलती है जब कोई उसको बटन दबाता है। तो देखिए ये सब जब बातें चल रही थी, और ऐसा नहीं है कि ये आज से बातें चल रही हैं, ये बातें बहुत पुराने समय से चल रही हैं कि इसके ऊपर एलिगेशन लगते हुए हैं कि बड़े से बड़े जो कंट्रीज़ हैं, अगर आप देखें तो जो डेवलप्ड नेशन है, जर्मनी की बात कर लीजिए, नीदरलैंड्स की बात कर लीजिए, वहाँ पर अभी भी बैलेट सिस्टम चल रहा है, वहाँ पर भी ये ईवीएम आई ही नहीं है। तो इंडिया में क्यों ईवीएम आ गई है, ये अक्सर ही एलिगेशन लगते रहते हैं कि हम वापस बैलेट सिस्टम पे लौट जाए, जिस तरीके से हम पर्ची और ठप्पा लगा के वोट डाला करते थे उसमें लौट जाए। तो 2013 में ये हुआ कि इसमें एक वीवीपैट को ऐड किया गया। वीवीपैट क्या होता है आपने देखा होगा, जब आप वोट करने जाते हैं तो एक जैसे ही आप बटन दबाते हैं, बटन प्रेस करते हैं तो एक स्लिप निकलती है, उसके ऊपर वही सिंबल होता है जिसके ऊपर आपने वोट किया हुआ है, वो 3 सेकंड या 4 सेकंड के एक टाइम है, ड्यूरेशन वहाँ पे दिखती है, फिर वो गिर जाती है। अब यहाँ पर ये भी सवाल आने लगे कि क्या होता है कि सैम्पलिंग जो होती है, वीवीपैट की जो पर्चियाँ होती हैं वो एग्जैक्टली गिनी नहीं जाती हैं। जब भी आप काउंटिंग होती है तो वो कहीं पे गिन ली गई, कहीं पे नहीं गिनी गई, तो इस वजह से उसको क्रॉस वेरीफाई किया जाता है। तो अब फिर ये भी सवाल उठने लगे कि भाई जब वीवीपैट है तो या तो उसको गिन लो, या पूरी तरीके से गिन लो, या तो नहीं गिनो। तो ये सब चीज़ें भी आती रहती हैं ईवीएम को लेकर के। और ईवीएम को लेकर सबसे बड़ी बात ये है कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या टीएमसी या बाकी की भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, समाजवादी पार्टी या लालू यादव की पार्टी जो है राजद, ये जो एलिगेशंस लगाते रहे हैं कि ईवीएम हैक हो जाता है, ये कोई नया नहीं है। 2009 में आडवाणी जी बीजेपी के प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट थे, और वो चुनाव भी 2004 में जैसे वाजपेयी जी हारे थे, वैसे ही 2009 में आडवाणी जी भी चुनाव हार गए। और उस चुनाव हारने के बाद भाजपा ने जो सबसे पहला काम किया था, वो काम था ईवीएम के ऊपर अपनी हार का ठीकरा फोड़ना। तो ये एक फैशन है, ये एक ट्रेंड है। जैसे ही कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या इंडिविजुअल हारता है तो वो इस एनालिसिस में जाने के बजाय कि चीज़ें कहाँ गलत हुई, कहाँ उनसे कमी रह गई, वो क्यों हारे होंगे, उनको और कहाँ मेहनत करनी चाहिए, उनको लगता है तो ईवीएम ये रहा, इसी को पलट के 2 लपड़ मारो, तुम्हारी वजह से हारे। भाई हम तो पिक्चर परफेक्ट थे, हमने तो सब किया था, है ना। और उसके बाद आडवाणी जी को लेके मतलब इस तरीके की भी जो मैगजीन्स हैं उनमें हेडलाइन आई कि ईवीएम की वजह से ये पीएम इन वेटिंग ही रह गए। मतलब ये आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या टीएमसी कुछ नया नहीं कर रही। अगर आपको लगता है कि ये कुछ नया कर रहे हो तो 2009 का भी उदाहरण मौजूद है, जहाँ पे खुद आडवाणी जी ने या बीजेपी ने कहा था कि भैया ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम की गड़बड़ी के वजह से हारे हैं, पूरा माहौल हमारे फेवर में था। 2014 में बीजेपी ने नहीं बोला, लेकिन 2014 में क्यों नहीं बोला? लेकिन आपको ये भी बता दें कि 2019 की जनवरी में ये बात हुई कि एक जर्नलिस्ट है सैयद शुजा नाम के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी लंदन में जाके, और वहाँ पर जाके बोला कि 2014 के जो इलेक्शंस थे वो रिग्ड थे। और इसको जो है एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि आउटलुक की एक रिपोर्ट है, इसमें ये बात कही गई है कि इनका ये एलिगेशन था, सैयद शुजा नाम के जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये एलिगेशंस लगाए थे। उसके बाद बहुत सारे वहाँ पर जो कांग्रेस की तरफ से नेता थे, कपिल सिब्बल थे, तो इस तरीके से नेता भी आए, वो भी आकर इसके ऊपर बातचीत करने लगे, इसको और आगे बढ़ाने लगे। तो सैयद शुजा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ममता बनर्जी ने भी खुद ट्वीट किया था, और उन्होंने भी कहा था कि अगर कोई ऐसी बात होती है, रिगिंग की बात होती है, तो उसको भी वो आगे तक ले जाएंगे और इलेक्शन कमीशन की तक पहुँचाएंगे। और आज भी देखिए जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हो रहे हैं तो भी बात चल रही है कि ईवीएम भैया तुम फिर से फंस चुकी हो। इसका मतलब क्या है? जीते तो बम बम और हारे तो ईवीएम। आप वोटर हैं, आप जब हमारी इस तरीके की किसी भी कॉन्वर्सेशन को देख रहे होते हैं तो आपको एक फेयर अंडरस्टैंडिंग होती है, अपने इलाके की हर किसी को जानकारी होती है, और इसी जानकारी के बूते हमको ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि उस इलाके से कौन सा कैंडिडेट हारने वाला है, कौन सा कैंडिडेट जीतने वाला है, एक मोटा मोटी अंदाज़ा लग जाता है। तो इस तरीके की जो फालतू की बकवास है ईवीएम हैकिंग की, अभी तक कहीं पे भी इसको क्रेडिबल तरीके से बैक नहीं किया गया। इकलौता पैटर्न ये रहा है कि हार गए तो ईवीएम का फॉल्ट था। तो ये बिल्कुल आप एलिगेशंस जो लगते रहे हैं उसके बारे में बताते हैं कि 2017 में यूपी असेंबली में एलिगेशन लगाया गया बीएसपी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि वो
हारे थे वहाँ पर कि ईवीएम में थोड़ी गड़बड़ी की गई। और इसके अलावा 2024 में हरियाणा असेंबली इलेक्शंस में एलिगेशन लगाया गया कांग्रेस की तरफ से, जयराम रमेश थे और पवन खेरा ने लगाया एलिगेशन कि यहाँ पर भी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुआ है। फिर 2024 में ही महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन की बात करें तो वहाँ पर इंडिया ब्लॉक एक साथ आकर लड़ रहा था चुनाव, तो उसमें भी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना जो यूबीटी है उन्होंने भी इस सब तरह की बातें की थी कि ईवीएम को हैक किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जब जैसा कि तरुण भी बोल रहे हैं कि जब भी हार की बात हुई है तो उस पार्टी ने बोला है कि वहाँ पर हैकिंग हो गई है भाई साहब। और अब देखिए कि जब जनरल इलेक्शंस हुए थे पिछले वाले, तब उसमें बीजेपी को कम सीटें तो ज़रूर आई, लेकिन ये वाली बात मेरे ख्याल से कहीं नहीं आई कि हैक की गई है। सरकार बनाने की स्थिति में तो खुद ही सरकार थे, सरकार कैसे एलिगेशन, मतलब बीजेपी खुद सरकार नहीं है, बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन उनके पास इतनी सीटें थी कि वो सरकार बनाने की स्थिति में थे। सरकार का ही जिम्मा होता है कि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसके पास अपने तमाम अधिकार हैं, लेकिन लॉजिस्टिकल सपोर्ट से लेके और ऐसे तमाम चीज़ें सरकार की जवाबदेही होती है। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना दिमाग बिल्कुल बेच के सोन पापड़ी खा गई हो तभी सरकार चलाते समय वो ये इस तरीके के एलिगेशन लगाएगी कि मतलब ईवीएम हैक हुए हैं। बाकी क्लोजिंग नोट पे आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप बैठिएगा आपके फेवरेट ब्राउज़र पे, प्रॉब्ली गूगल ही होगा, और उस पर दबा के गूगल करिएगा और दबा के कीबोर्ड दबा के गूगल करिएगा और हमें गलत साबित करने के लिए बस एक ऐसी मीडिया रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में जिसका जिक्र आप कर पाएँ कि ऐसा आपने एक मौका तलाश लिया, एक इंसिडेंट तलाश लिया, एक ऐसी मीडिया रिपोर्ट निकाल दी जिसमें किसी जीतने वाले ने कहा हो कि भैया ईवीएम हैक हुआ है, नहीं तो तब तक तो जीते तो बम बम और हारे तो ईवीएम। इस एपिसोड में अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है सवान और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्डे।